Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor and Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today I am going to take the topic food chain and food web. Food chains and food webs describe feeding relationships. The population of species in a food chain is showing using a pyramid of numbers. Organisms in an ecosystem affect each other's population. सो व्हाट वी सी इन फूड चेन एंड फूड वेब्स, ये खाद्य श्रृंखला है और खाद्य जाल है ये, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो फीडिंग है उसके रिलेशनशिप्स को शो करता है। इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस पर फीड कर रहे हैं, जिस पर निर्भर कर रहे हैं टू लिव देयर लाइफ, वो रिलेशनशिप्स को हम इसके अंदर देखेंगे फूड चेन और फूड वेब में। और जो हम देखते हैं वो क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, ये भी जो है पिरामिड ऑफ नंबर से हम शो कर सकते हैं, जिसको मैं काफ़ी डिटेल में जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेक इट इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इन विच आई विल शो दैट what the are the levels in the pyramids and what are the types of pyramids. So now what we see that in an ecosystem every organism is interdependent on one another and it will affect each other's population. एक दूसरे के पॉपुलेशन को भी वो इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया था इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये सब पाए जाते हैं। तो इनमें से अगर कोई सी भी श्रृंखला, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, डिकम्पोजर है, किसी में भी जो है किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म में अगर कमी आती है तो वो दूसरे के पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करेगा। Species are influenced and limited by its surroundings and by its resources it requires. As we have already gone through the topic biotic and abiotic factors, we have seen that how they are interdependent on one another and how they can influence one another. So we see that any species which is living in the surroundings will impact the population, or their requirements are also affected. एज वी सी दैट, जैसे किसी भी आवास में रहते हैं, कोई भी स्पीसीज जो है किसी आवास में रहते हैं, उस आवास में अगर कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, यानी उनको भोजन भी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, छाया यानी रहने का जो स्थान है वो भी उनको अच्छा मिल रहा है, ब्रीडिंग अच्छे से हो रही है उनको, तो पानी और हवा ये सब अच्छे से मिल रहा है, तो हम क्या देखते हैं वो स्पीसीज़ बहुत अच्छे से पनप रहा है। बट अगर नहीं पनप रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। उस आवास में या उसके आसपास के एरियाज़ में जो है वो जो रिसोर्सेस हैं या तो उसमें कमी आई है या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो हम देखेंगे इट विल इम्पैक्ट द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज़ एंड इन रिटर्न द वन स्पीसीज़ impacted will affect the population of the other species, because we see that species interact with other species and its environment in a unique way. एक यूनिक वे में जो है ये स्पीसीज एक दूसरे को इंटरेक्ट भी करते हैं और एनवायरनमेंट से भी इफ़ेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के पॉपुलेशन को भी इम्पैक्ट करते हैं, और इसको हम इकोलॉजिकल निच कहते हैं। सो दिस इज़ नोन एज द स्पीसीज इकोलॉजिकल निच। और ये जो इकोलॉजिकल निच है, मतलब जहाँ पर कोई भी जंतु या कोई भी पेड़ पौधा जो है ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाया जाता है उस एरिया में, तो निर्भर करता है कि वो क्या खा रहा है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, किस तरह से रह रहा है। सो व्हाट डज इकोलॉजिकल निच इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स व्हाट द स्पीसीज ईट्स, हाउ इट बिहेव्स, वेयर इट लिव्स। एंड वी ऑल नो दैट नो टू स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेम निच। एक ही निच को जो है दो स्पीसीज ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। In a community we see that many species are living together, but actually they all have their own requirements. अगर उनके requirements fulfill हो रहे हैं तो उस ecosystem में, उस जगह में सभी तरह के जो species हैं वो अपने वहाँ पे उस कम्युनिटी के तौर पे वहाँ पर रहते हैं। बट सबका ईटिंग बिहेवियर अलग होता है, रहन सहन, खान पान सब कुछ जो है वो अलग होता है, बट it impacts one another's population by interacting with each other. And in food chain and food webs, what we see that energy is continuously lost from all levels of a food chain. Trophic level describes the position of an organism along the food chain. हम क्या देखते हैं, जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस एक लेवल से दूसरे लेवल पर कम होता चला जाता है, और ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम सनलाइट, बिकॉज नो अदर ऑर्गेनिज्म can make its own food, only the producers can make it.
और प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? जो ग्रीन प्लांट्स हैं, द प्लांट्स और द ऑर्गेनिजम्स विच आर कंटेनिंग क्लोरोफिल, because we all know that chlorophyll helps in the process of photosynthesis। और इसी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ही सनलाइट को ट्रैप करके प्रोड्यूसर्स अपना भोजन बना सकते हैं। और ये जो एनर्जी है भोजन के तौर पे एक लेवल से दूसरे लेवल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बट दिस एनर्जी विल बी लॉस्ट एट एवरी लेवल। हम क्या देखते हैं, सिर्फ 10% ही एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंचता है। और ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं फूड चेन में, अलग अलग पोजीशंस पे ऑर्गेनिजम्स उसको लेते हैं, और वो है जैसे कि प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई द लोवेस्ट लेवल, और हर्बीवोर्स जो है उसका सेकंड ट्रॉफिक लेवल लेते हैं, और कार्निवोर्स जो हैं वो उसका थर्ड और फोर्थ पोजीशन लेते हैं। तो इन एनी ट्रॉफिक लेवल इन अ फॉर्म ऑफ अ पिरामिड अगर हम देखते हैं तो सबसे लोवेस्ट जो है वो हमेशा प्रोड्यूसर ही होता है, उसके ऊपर हर्बीवोर्स का लेवल होता है, देन कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स में भी जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं ये, तो थर्ड एंड फोर्थ लेवल ये ऑक्यूपाई करते हैं। Now, as we can see that the energy is trapped from sun, and who can trap it? Grass. That is, in this example, it is grass, whereas in a whole यानी पूरे तौर पे अगर हम देखते हैं तो वो है प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स जो है उस सन के एनर्जी को यानी सनलाइट को यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बना सकते हैं, एंड दे कैन ट्रैप दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब वो जो फूड है जब ग्रासहॉपर उस घास के ऊपर निर्भर कर रहा है यानी घास को अपना भोजन बना रहा है, तो वो भोजन के तौर पे वो एनर्जी उसके अंदर जा रही है। नेक्स्ट लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर का। पर जितनी एनर्जी सन से प्रोड्यूसर तक आया है उतनी एनर्जी पूरी की पूरी नहीं जाएगी, सिर्फ 10% ही उसको जाएगी। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर है वहाँ से जब सेकेंडरी कंज्यूमर श्रियू के तौर पर जो ग्रासहॉपर को खा रहा है उसको अपना भोजन बना रहा है, तो फिर वो एनर्जी और कम हो जाएगी, 10% ही और आगे बढ़ेगा। फिर जब सेकेंडरी कंज्यूमर श्रियू को हॉक जो है एज ए टर्शरी कंज्यूमर इट इज़ ईटिंग एज फूड, तो वो एनर्जी और कम हो जाएगी। तो हम जो प्रोड्यूसर लेवल से लेकर के जो लास्ट लेवल है टर्शरी कंज्यूमर लेवल, वहाँ तक अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, दैट एनर्जी इज़ लॉस्ट एट एवरी लेवल एंड ओनली 10% इज़ बीन गिवन टू द नेक्स्ट लेवल। So the transfer of food energy from one trophic level to another trophic level in an ecosystem by the repeated process of eating and being eaten is known as food chain। तो इसी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फूड एनर्जी को हम जो है फूड चेन कहते हैं, क्योंकि वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल को भोजन के तौर पे उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है। और वो कैसे हो रहा है? बाय द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीन ईटन, यानी खाया जा रहा है और खा रहा है। जैसे प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खा रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उनको खा रहे हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये पूरी एक श्रृंखला की तरह है, इसीलिए हम इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। So we know that all living things need energy to live, and all living things get this energy from food। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया आदि, इनको क्या है, ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी जो है भोजन के तौर पे उनको प्राप्त होती है। तो भोजन अपने आप में एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि उस भोजन को जो है परिवर्तित करना पड़ेगा, यानी जैसे रेस्पिरेशन से जो है डाइजेशन हो रहा है, देन दैट फूड इज़ ब्रोकन डाउन सॉरी इट इज़ ब्रोकन डाउन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि प्रोटीन्स जो हैं वो एमिनो एसिड्स में हो रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है शुगर, और फैटी एसिड्स जो फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में। तो इस डाइजेशन में और रेस्पिरेशन के दौरान जो है जो एनर्जी जो है वो फूड में से ट्रांसफ़र होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए।
तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रहा है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फूड दैट इज़ बीन ईटन बाय द ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म अपने ज़िंदा रहने के लिए भोजन खा रहा है और उस भोजन में वो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को वो खुद यूज़ कर रहा है, और जब उस एनिमल को या उस चीज़ को जो है कोई दूसरा कंज़्यूम कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो 10% अगले लेवल पर पहुँचेगी। तो what we see that it must be changed into energy by the organism using a process of respiration। जैसे कि कहा गया है, food in itself is not energy। भोजन अपने आप में एनर्जी नहीं है, वो तो सिर्फ ट्रैप किया हुआ है उस भोजन के अंदर। उस भोजन को जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तब उस भोजन में से वो एनर्जी रिलीज होती है और वो ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ करता है। So generally what we see that food chain starts with the organism which does not eat other organism and ends with the organism which is not eaten by the other organism। यानी फूड की श्रृंखला कहाँ से शुरू हो रही है? वहाँ से हो रही है जो किसी को भी नहीं खा रहा है, और एंड कहाँ हो रहा है? उसको कोई और नहीं खा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम यहाँ देखें, जो प्रोड्यूसर की तरह ये जो जंगल दिख रहा है जिसमें हरे पेड़ हैं, तो ये पेड़ जो है अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? सनलाइट की एनर्जी और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, ना कि वो किसी को खा रहे हैं। सो दे आर नॉट ईटिंग एनीबडी। सो दिस विल बी द फर्स्ट लेवल। फूड चेन का हमेशा फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर ही होगा, क्योंकि उसको प्रोड्यूसर जो है वो किसी को नहीं खा रहा है, बल्कि वो उसको दूसरा कोई खा रहा है। तो प्राइमरी कंज्यूमर उसको खा रहा है हिरन के तौर पे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। तो जो टॉप लेवल, जैसे इस लायन को कोई और नहीं खा रहा है, तो ये इसका लास्ट लेवल होगा, एंड दिस विल बी नोन एज द टर्शरी कंज्यूमर। नाउ इफ वी सी टाइप्स ऑफ foods, there are three types of food: grazing food chain, detritus food chain, and parasitic food chain. Now what is grazing food chain? This type of food chain starts from producers and ends to carnivores by passing through herbivores. So this type of food chain directly depends on the radiant energy of the sun. Most of the ecosystems follow this type of chain. इकोसिस्टम में अधिकतर इस तरह का ही फूड चेन पाया जाता है, ग्रेजिंग फूड चेन, जिसके अंदर इस खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर और एंड में होता है कार्निवोर्स, बीच में हर्बीवोर्स आते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं अपना भोजन कहाँ से ले रहे हैं? दे आर टेकिंग फ्रॉम द एनर्जी ऑफ सन। सो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी द ग्रीन लीफ। ये जो ग्रीन लीव्स हैं उसको कैटरपिलर खा रहा है, कैटरपिलर को ये इंसेक्ट ईटिंग बर्ड खा रहा है, इस बर्ड को फिर हॉक खा रहा है। तो हॉक इज कार्निवोरस एनिमल एंड इट इज़ फीडिंग ऑन द इंसेक्ट ईटिंग बर्ड। अब नेक्स्ट आता है, अगर हम पॉन्ड में, इसी तरह से पॉन्ड में भी देखें हम, ये तो टेरेस्ट्रियल का था एग्जाम्पल, अगर हम पॉन्ड में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये इनको कौन खा, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जो एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। और इनके ऊपर होता है जू प्लैंक्टन, जो जू प्लैंक्टन्स इनको खा रहे हैं। जू प्लैंक्टन्स को कौन खाता है? फिर स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस को कौन खा रहा है? लार्ज फिशेस। तो ये इस तरह से जो है खाद्य श्रृंखला एक दूसरे को खाने से हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन किसको कहते हैं? द डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट डिराइव फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आर जनरली कॉल्ड डेट्रिटस। जो डेड ऑर्गेनिज्म मतलब डेड, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, जैसे पेड़ों की पत्तियां सूख गई हैं, या फिर जो वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिजम्स का फीकल मैटर में या किसी भी तौर पे निकल रहा है, उसको हम कह सकते हैं। तो ये सारे एक्चुअल में जैसे कचरा जिसको कहते हैं, तो ये इसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन डेड मटेरियल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो द एनर्जी कंटेन इन डेट्रिटस सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डेट्रीवोर्स। मतलब डेट्रीवोर्स हम किसको कह रहे हैं? क्योंकि इनको भी एनर्जी मिल रही है,
बट किससे मिल रही है? जो मरा हुआ डेड चीज़ है उसमें से भी वो उनको एनर्जी एज अ सोर्स मिल रहा है। इसको हम डेट्रीवोर्स कहते हैं। तो अब ये डेट्रीवोर्स के अंदर जो मेन एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड लीव्स हैं, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मतलब कुछ भी जो वेस्ट है एज अ कचरा जिसको कहते हैं, उसमें से वो मिल रहा है। तो अब इसके अंदर जो है ये अगर हम इसके अंदर जो एग्जांपल देखते हैं, ये है डेड लीफ देख रहे हैं। इस डेड लीफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है अर्थवर्म, और अर्थवर्म के ऊपर जो है वो श्रियू, और श्रियू को जो है वो हॉक खा रहा है। फिर नेक्स्ट आपका आता है पैरासाइट। पैरासिटिक फूड चेन, इट गोज फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनिज्म टू स्मॉलर वंस विदाउट आउटराइट किलिंग एज इन केस ऑफ प्रेडेशन। जैसे प्रेडेशन में क्या होता है कि जैसे लायन ने हिरन को मारा और फिर खाया तो वो प्रेडेशन कहलाएगा। बट पैरासाइट में क्या होता है? मारे बिना यानी विदाउट किलिंग इट इज गेटिंग इट्स फूड। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी प्रोड्यूसर जो फर्स्ट लेवल पर आ रहे हैं, एक ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं, और ये बर्ड्स हर्बीवोर्स का काम कर रहे हैं। इन बर्ड्स के ऊपर जो है लाइस और बग्स की तरह कीड़े जैसे होते हैं, उन कीड़ों की तरह वो कीड़े जो है वो बर्ड्स के ऊपर हैं, चिपके हुए हैं, और वो अपना भोजन जो है वो ब्लड के तौर पे, या उनके जो बर्ड्स का जो टिश्यू है का जो जूस है उसको एब्जॉर्ब करते हुए जो है वो अपना लाइफ लीड कर रहे हैं। इस लाइस और बग्स के अंदर भी जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई पाए जा सकते हैं, जिनको हम हाइपर पैरासाइट कहेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि पिरामिड जो है ये इन्वर्टेड सा दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर पेड़ एक है, बड़ा है वो, उसके ऊपर बहुत सारी चिड़ियाएँ हैं, फिर उन चिड़ियाओं के ऊपर चिपके हुए लाइस और बग्स, और उनके अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। तो इस तरह से जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और ये पैरासिटिक फूड चेन के तौर पे, यानी क्योंकि ये पैरासाइट इसलिए कहा है क्योंकि ये निर्भर कर रहे हैं किसी दूसरे के ऊपर, और बिना मारे जो है वो अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। Food web. A food web consists of all the food chains within a particular ecosystem. किसी भी इकोसिस्टम में जितनी भी फूड चेन्स हैं, उन सबको जो है जोड़ कर के हम देखें तो वो एक जाल की तरह दिखाई देंगे, फूड वेब कह सकते हैं। So what we see that when all the food chains in an ecosystem are joined up together, they form a food web. अगर सभी जितने भी इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन्स हैं, उन सबको अगर हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो हमें एक फूड वेब नज़र आने लगता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक पेड़ है, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, चूहा भी खा रहा है उसको, उसकी पत्तियों को खा रहा है, घास को खा रहा है, और खरगोश भी है, और गोट है, बकरी। तो अब एक श्रृंखला हम क्या देखते हैं? पेड़, बकरी, और उसको खा रहा है लायन। दूसरा पेड़, बकरी और जैकल, और उसको खा रहा है लायन। तीसरा अगर हम देखें रैबिट, वाइल्ड कैट, फिर लायन। चौथा हम देखें ये पेड़ है, फिर चूहा है, उसको खा रहा है आउल। सेम एक और देख सकते हैं, पेड़ है, चूहा है, उसको खा रहा है स्नेक, और उसको खा रहा है काइट। तो आपने देखा कितने सारे हो गए, कम से कम 6 हो गए होंगे, उससे ज़्यादा। और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं, जैसे कि बकरी को जैकल भी खा सकता है और लायन भी खा सकता है। तो ये सारे जो हैं ये वेरियस फूड चेन्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक फूड वेब तैयार हो जाता है। अब व्हाट वुड हैपन इफ द पॉपुलेशन ऑफ वन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स चेंज्ड? फूड चेन हमने समझ लिया क्या है, खाद्य श्रृंखला। सारे खाद्य श्रृंखलाओं को अगर जोड़ते हैं तो बनता है फूड वेब। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? We all are telling that they are interdependent to each other, they are affecting one another, एक दूसरे को वो एक दूसरे के पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, तो हम इस चित्र में और अच्छे से समझ सकते हैं। सो लेट्स प्ले अ गेम टाइप। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? ग्रास है जो कि प्रोड्यूसर लेवल है, ठीक है।
ग्रास के ऊपर कौन कौन डिपेंड कर रहा है? रैबिट है, खरगोश, इंसेक्ट और स्लग। अब स्लग को खाने वाला थ्रश है, और थ्रश को खाने वाला उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर है हॉक। और फिर उसके बाद जो है, अगर हम ग्रास, इंसेक्ट और फिर वोल और हॉक, एक श्रृंखला ये है। ग्रास है, इंसेक्ट है, इसको फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को फॉक्स खा रहा है। एक और देखें हम, ग्रास के ऊपर रैबिट निर्भर कर रहा है, रैबिट के ऊपर फॉक्स। तो ये आप वेरियस फूड चेन्स हैं जिसको आप देख रहे हैं, और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द ग्रास डाइड? मान लीजिए घास बिल्कुल खत्म हो गई है, मर गई, तो क्या होगा? बताइए क्या हो सकता है? वी ऑल नो दैट ग्रास इज द प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर है, एंड इफ इट डाइड द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन इट, रैबिट्स, इंसेक्ट्स, स्लग्स, वुड हैव नो फूड। यानी जो कंज्यूमर्स के तौर पे ग्रास के ऊपर जो फीड कर रहे थे वो कौन कौन से थे? रैबिट था, इंसेक्ट था और स्लग था। तो इनको भोजन नहीं मिलेगा। दे वुड स्टार्व एंड डाई अनलेस दे कुड मूव टू अनदर हैबिटेट। यानी उनको खाना नहीं मिल रहा है, स्टार्व कर रहे हैं उनको, और फिर जो है वो मर जाएंगे, या फिर किसी दूसरे आवास को ढूंढ करके वहाँ चले जाएं तो अपनी जान बचा सकते हैं। अगर वो वहीं रहते हैं, उनको नहीं मिल रहा है कुछ भी खाने को, तो वो मर जाएंगे। ऑल द अदर एनिमल्स इन द फूड वेब वुड डाई। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इस फूड वेब में जितने भी जंतु इनके ऊपर निर्भर कर रहे थे अपने भोजन के लिए, वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको फूड सप्लाई नहीं मिला। फ्रॉग, फॉक्स, वोल, थ्रश, हॉक सब खत्म हो जाएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ द कंज्यूमर वुड फॉल एज द पॉपुलेशन ऑफ द प्रोड्यूसर फेल। जैसे ही प्रोड्यूसर का पॉपुलेशन खत्म हुआ, तो हमने क्या देखा कि कंज्यूमर का भी पॉपुलेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हाट वुड हैपन इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्लग्स डिक्रीज? अगर स्लग्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, तो हम क्या देखते हैं? स्लग किसके ऊपर निर्भर कर रहा था? घास के ऊपर, ठीक है। और स्लग को कौन खा रहा है? थ्रश। तो घास को खाने वाले कौन कौन हुए? रैबिट हुआ, इंसेक्ट हुआ और स्लग हुआ। तो स्लग की पॉपुलेशन अगर ख़त्म हो गई, तो हम क्या देखते हैं? इंसेक्ट और रैबिट को ज़्यादा भोजन मिल रहा है खाने के लिए, ज़्यादा घास मिल रही है खाने के लिए। तो घास उनको ज़्यादा मिल रहा है, तो खरगोश और इंसेक्ट्स के जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा। इंसेक्ट्स और उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो हम क्या देखते हैं कि इनको खाने वाले जो जंतु हैं, जैसे फॉक्स है, वोल है, या इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग, इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा। और नेक्स्ट अगर हम दूसरे एंगल से हम देखते हैं कि ग्रास को खा रहा था स्लग, ठीक है, और स्लग को खा रहा था थ्रश। अब थ्रश को क्या दो तरह का भोजन मिल रहा था? एक तो उसको कीड़े खाने को मिल रहे थे, दूसरा उसको स्लग खाने को मिल रहा था। बट अगर उसको स्लग्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? ज़्यादा इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ज़्यादा इंसेक्ट्स को खाएगा। ज़्यादा इंसेक्ट्स को खाएगा तो अब इंसेक्ट्स की भी पॉपुलेशन घटेगी। इंसेक्ट का पॉपुलेशन घटा तो फिर किसके ऊपर असर आया? आप देखेंगे कि फ्रॉग के ऊपर भी आएगा उसका इम्पैक्ट। फ्रॉग की पॉपुलेशन भी घटेगी, वोल की भी घटेगी, और वोल की घट रही है तो हॉक की भी घट रही है। वोल और फ्रॉग को खा रहा था फॉक्स, उसको भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा, तो फ्रॉक्स की भी घटेगी। तो आप क्या देख रहे हैं? श्रृंखला में कहीं भी एक भी ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम में कम हो रही है उसकी पॉपुलेशन, तो दूसरे के भी पॉपुलेशंस जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हाट वुड हैपन इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स डिक्रीज्ड? अगर इंसेक्ट्स की संख्या घट गई है, तो हम क्या देखते हैं कि इंसेक्ट के ऊपर खाने वाला फ्रॉग था, वोल था, थ्रशर्स थे, इन सब की पॉपुलेशन जो है वो घटेगी। और इनका पॉपुलेशन घटेगा तो इनके ऊपर निर्भर कर रहे थे दूसरे फॉक्स और हॉक, उनकी भी पॉपुलेशन घटेगी।
सो वी कैन सी क्लियरली कि पॉपुलेशन घट रहा है। पर अब जैसे मान लीजिए इंसेक्ट की संख्या तो घटी और फ्रॉग की भी संख्या घटी, तो फॉक्स को जो है वो भोजन के तौर पे फ्रॉग तो नहीं मिल रहा था, पर क्योंकि रैबिट की संख्या बड़ी है, घास उसको ज़्यादा मिली खाने के लिए, तो रैबिट की संख्या बढ़ी, तो रैबिट्स को खा करके फॉक्स को जो है वो भोजन मिल रहा था। तो फॉक्स के पास 3 ऑप्शंस है, तीनों में से अगर एक घट रहा था, तो उसको दूसरा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ खत्म हुई तो सारे तुरंत खत्म होंगे, बट प्रोड्यूसर अगर खत्म हुआ, तो सारे कंज्यूमर्स भी खत्म होंगे। बट इस बीच में इस वेब के अंदर कोई एक घटेगा, तो अगर उसके पास दूसरे भोजन का ऑप्शन है, तो उस पे निर्भर करके वो अपना लाइफ लीड कर सकता है। बट इन एनी वे, किसी भी तरह से अगर हम देखें, तो हम क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट से जो है या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो इकोसिस्टम में मेंटेन भी रहेगा, अगर प्रॉपर फूड वेब और फूड चेन चलता रहेगा इकोसिस्टम में, अनटिल एंड अनलेस सारे कंडीशंस फेवरेबल है, सब कुछ अच्छा है, तो सारे सबकी पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन होके रहेगी। So what we see that all the food we eat relies on plants. जितना भी भोजन हमें मिल रहा है, वो सारा भोजन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि दीज आर द प्रोड्यूसर्स। और एनिमल्स जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, वो भी उन ग्रीन प्लांट्स को ही खा रहे हैं। और ग्रासेस के अंदर क्या वीट, बार्ली, राइस, ये सब भी आ रहे हैं, जो पॉलिनेशन से बहुत अच्छे क्रॉप्स में डेवलप हो सकते हैं, बहुत अच्छे वेजिटेबल्स उग सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रूट्स उग सकते हैं। तो दिस ऑल डिपेंड्स अगेन ऑन पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन किसके वजह से अच्छा हो सकता है? वी ऑल नो दैट इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन रहेगी, तो पॉलिनेशन अच्छा होगा, पॉलिनेशन अच्छा होगा तो फ्रूट्स अच्छे डेवलप होंगे, क्रॉप्स अच्छे, नए नए क्रॉप्स बहुत अच्छे उगेंगे, और वीट, बार्ली वगैरह, अनाज वगैरह सब अच्छा मिलेगा, वेजिटेबल्स अच्छे मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सबकी इम्पोर्टेंस है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कहें हम कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो वी all the things are interdependent with each other, and this is maintaining the food security. Thank you.